जीईएम, टेंडरिंग आणि रेट अनालिसिस या तीन सब्जेक्ट वरती आज आपण डिस्कशन करणार आहे. बेसिकली गव्हर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेसेस जे आहे आजकाल जेम पोर्टल वरती रजिस्ट्रेशन असणं, त्याच्यावरती तुमचं बिझनेस ज्या काही डील्स आहे, जे काही टेंडर्स आहे त्या जेम पोर्टल द्वारे होत आहे. सो आपण त्या गोष्टी काय आहे जेम पोर्टल आणि कसं त्याच्यावरती रजिस्ट्रेशन करायला पाहिजे हे आपण समजून घेऊया. आणि त्याच्याच व्यतिरिक्त आपण जे टेंडरिंग आहे, टेंडर कसं भरायला पाहिजे, कसं रेट अनालिसिस करायला पाहिजे, टेंडर डॉक्युमेंट कसं काय काय गोष्टी असतात एका टेंडर डॉक्युमेंट मध्ये ते आपल्याला रीड करता आलं पाहिजे. आणि मार्केट रेट नुसार रेट अनालिसिस कसं करायला पाहिजे आणि त्याच्यानुसार आपण एक प्रपोजल बनवून सबमिट कसं करायचं, अपलोड कसं करायचं, अशा बऱ्याच काही गोष्टी आहे टेंडरिंग आणि रेट अनालिसिस आणि जीएम मध्ये. सो आज आपण हे सगळ्या गोष्टी जाणून घ्या. चॅट बॉक्स मध्ये फक्त तुमचं नाव आणि तुमचं काय बॅकग्राऊंड आहे, तुम्ही कुठल्या फील्ड मध्ये आहे हे एकदा चॅट बॉक्स मध्ये टाका, सो दॅट आम्हाला तेवढं अजून पर्सनलाइज करता येईल. आणि तुम्ही कुठल्या सिटी मधून आहात, सो तुम्ही सिटी आणि तुमचं काय बॅकग्राऊंड आहे हे फक्त एकदा चॅट मध्ये टाका. सो आपल्याला आज दोन मेंटर्स गाईड करत आहे, चेतन बडांगे सर आणि विवेक शिंदे सर. सो चेतन सर बेसिकली चार्टर्ड सिव्हिल इंजिनियर आहे, सरांना 21 वर्षाचा अनुभव आहे. आणि सर टेंडरिंग, रेट अनालिसिस मध्ये, एस्टिमेशन अँड कॉस्टिंग मध्ये, साइट इंजिनियर, बिल्डरशिप मध्ये, अशा सगळ्या फील्ड मध्ये सर लास्ट 21 ईयर्स पासून काम करता है. अगर लोगों को हिंदी समझ, मराठी समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक बार से चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो, ओके. अगर जिन लोगों को कंफर्टेबल नहीं है मराठी, आप एक बार सिर्फ चैट बॉक्स पे डाल दीजिए. ओके. सो बेसिकली आज आपल्याला हमें ये सब चीजों के बारे में चेतन सर गाइड करेंगे. और फिर विवेक शिंदे सर है जो जीएम एक्सपर्ट है. सर बहुत से लोगों को जीएम के के लिए कंसल्टेंसी करते हैं बहुत सारे कंपनीज में. सर जीएम का जो रजिस्ट्रेशन है, कैसे ऑर्डर्स मिला है, वो लोगों को सर हेल्प करते हैं. सो बेसिकली आज का वेबिनार जो है उद्योग वर्धिनी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है. उद्योग वर्धिनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में लास्ट 28 ईयर्स से काम कर रहा है. और ये अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएशन में है. सो अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है. और आज 10,000 करोड़ से ज्यादा अशोका बिल्डकॉन के पास प्रोजेक्ट्स है ऑल ओवर इंडिया. तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का उनका एक्सपर्टीज और उद्योग वर्धिनी की ओर से जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपर्टीज है, ये मिला के हमने आज का ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है. सो आई वेलकम यू ऑल. एंड सो विद दिस इंट्रो, मैं आज सबसे पहले चेतन बड़ांगे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें टेंडरिंग और रेट एनालिसिस के बारे में गाइड कीजिए. और फिर उसके बाद हम इसके बारे में जीएम पोर्टल के द्वारा बारे में जानेंगे. तो चेतन सर आप गाइड कीजिए, ओवर टू यू. एंड आप हिंदी में गाइड कर सकते हो. ओके, थैंक यू श्रीराम सर. वेरी गुड इवनिंग पार्टिसिपेंट्स. श्रीराम सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है ऑलरेडी, so without wasting further time, I will, sir, can I share my screen? Yes, yes. Okay, thank you. प्लीज कंफर्म करिए सब लोग, मेरा स्क्रीन हाँ, दिख रही है सबको? दिख रहा है सर. यस. ओके, ओके, थैंक यू. राइट, सो आज हम टेंडरिंग एंड रेट एनालिसिस पर, मतलब मेरा जो रोल है, आई विल बी टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक. So I hope Hindi and mixed English, everybody will be okay. Okay. So very basic introduction about me. लास्ट 23 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, टेंडरिंग, कॉस्टिंग, बिलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब एरियाज में मैं काम करता हूँ. एक मिनट, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट करना है. ठीक. जो हमारे कोर्स में जो डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं, सो आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट दिस. तो हम क्या देखने वाले हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट
बेसिकली टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, टेंडर की ज़रूरत क्या है, टेंडर के मेथोडोलॉजीज क्या होते हैं। तो हमको क्या आना चाहिए अगर हमको टेंडरिंग में पार्टिसिपेट करना है। हमको टेंडर डॉक्यूमेंट, अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है तो ऑनलाइन ही होता है, तो हमको डाउनलोड कैसे करें, उनको स्टडी कैसे करें, उसका एनालिसिस कैसे करें, है ना। और हमारी खुद की कॉस्टिंग कैसे निकालें, तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हमको रेट एनालिसिस करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारी कॉस्टिंग अगर निकल गई तो हमको डिसाइड करने में आसानी होती है। हमको डिसाइड करना होता है कि अभी ये टेंडर मेरे हाथ में है, तो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, इसकी जो कॉस्ट को क्लाइंट ने, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बताई है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो क्या हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमको ये अफोर्ड होगा, क्या हम ये काम कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। क्योंकि काम करना है तो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे टेक्निकल, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, टेंडर के कंडीशंस होंगे, उनके दायरे में रहकर हमको करना है। तो क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम एंड मनी, एफर्ट बहुत सारा इन्वेस्ट होता है। हमारा इन्वेस्टमेंट खाली पैसे का नहीं होता है, तो टाइम एंड एफर्ट भी हमारा जाता है। सो पहले ही हम डिसाइड कर पाए कि हमको ये बिड, मतलब बिड करना है या नहीं करना है, तो ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। एक बार पैसे लग गए आपके अंदर तो फिर देर इज़ नो रिटर्निंग बैक, राइट। सो इनिशियली हमको ये स्टडी और एनालिसिस करके अ, हमको हमारा डिसीजन लेते आना चाहिए। यही हम हमारे टेंडरिंग के कोर्स में हम सीखने वाले हैं। हम क्या देखेंगे कि अगर हमको डिसीजन हमने ले लिया कि हमको करना है, कि ये टेंडर हमको बिड करना है, तो अगर करना है तो उसको लगने वाले सारे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, उसको लगने वाले सारे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, वो हमको समझना चाहिए। और फिर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जिसको हम बैकग्राउंड प्रिपरेशन बोलते हैं, वो सारी बैकग्राउंड प्रिपरेशन करके हमारे खुद हमको किसी की मदद ना लेते हुए हमको खुद को टेंडर भरते आना चाहिए, फिलिंग एंड सबमिटिंग। तो ये सारी स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं हमारे टेंडरिंग के कोर्स। तो एक टेंडरिंग का कंसेप्ट समझने के लिए एक कार का एग्जांपल मैं देता हूँ हमेशा। तो क्या होता है, देखो, अगर आप में से किसी के पास कार होगी, आप लेने वाले होंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा कल कल मुझे कार लेनी है, तो बाजार में गए, जो दिख गई वो ले ली। ऐसा नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं पहले कि हम अ, खुद के, मतलब खुद को पूछने वाले क्वेश्चन है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। मतलब कार कौन सी लेनी है, क्या ज़रूरत है, किस पर्पस के लिए हमको लेनी है। फिर अगर लेनी है तो फिर किस टाइप की लेनी है, क्या कैपेसिटी, क्या साइज होगी, क्या बजट होगा मेरा। और ये सारा डिसाइड होने के बाद भी हम डायरेक्टली जाकर नहीं लेते हैं, मतलब हमने इंटरनेट पर देख लिया और ले ली गाड़ी, ऐसा नहीं होता है। हम टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, मतलब क्या हो गया, वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं हमारा खुद का, कि क्या मुझे hyundai की कार लेनी है, क्या मुझे होंडा लेनी है, क्या मुझे निसान लेनी है, चाहे जो भी हो, मारुति लेनी है, टाटा लेनी है। तो ये हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ पैरामीटर्स के बेस पर, है ना। और फिर बाद में उसमें से, इन सारे ऑप्शंस में से कोई एक कार हम खरीदते हैं। तो सेम कंसेप्ट है टेंडरिंग में। मतलब अगर किसी क्लाइंट को काम करवाना है किसी से, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारे केस में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी पकड़ लो आप। तो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को काम करवाना है, ऐसे ही किसी को बुला लेंगे और करवा लिया काम, ऐसा नहीं होता है। तो उनको भी चेक करना है कि क्या आप, मतलब आप अगर लाइन में खड़े हो तो क्या आपको काम देने में उनके लिए वो फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, क्या आप ये काम कर पाएंगे या ना कर। तो ये जांच करने के लिए जो प्रोसीजर होती है, उसी को हम टेंडर बोलते हैं, राइट। सो टेंडरिंग की कंसेप्ट ये है। तो आप इस ऊपर हाईलाइट किया है येलो बैकग्राउंड में, तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, इसका ब्रेकअप करके सीखेंगे। तो व्हाट इज टेंडरिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। किनका अपॉइंटमेंट, प्रोफेशनल्स का या किसी एजेंसी का, राइट। तो हम किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, किस चीज़ के लिए, कुछ काम करने के लिए, फॉर सम वर्क। और ये प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगी, थ्रू टेक्नो कमर्शियल इवैल्यूएशन।
समझ रहे हैं आप? तो ये टेक्नो कमर्शियल इवेल्युएशन करना पड़ेगा। अगर किसी को मुझे काम देना है तो मुझे टेक्नो कमर्शियल बेसिस पर इवेल्युएशन करना है। टेक्नो मतलब क्या टेक्निकली साउंड है सामने वाला बंदा, क्या वो कमर्शियली साउंड है, क्या उसके पास रिक्वायर्ड मनी है, फंडिंग है ना। तो इन दोनों चीज़ों को हम जांच करते हैं और फिर जाकर कंपैरिजन करके फिर किसी एक को काम देते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो, ऐसा समझते हैं हम, तो आपका टेक्नो कमर्शियल इवेल्युएशन करके ही आपको कोई भी अगर काम लेना है, काम में मतलब बिड करना है, तो उसका टेक्नो कमर्शियल इवेल्युएशन करेगा डिपार्टमेंट, एंड देन आपको काम मिलेगा, राइट। तो प्रोफेशनल्स कौन हो सकते हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्टर, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट भी होते हैं। अभी मेरे जैसे, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मेरे जैसे कंसल्टेंट के लिए भी टेंडरिंग होता है, खाली कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करने के लिए नहीं है। तो कंसल्टेंट्स के लिए भी टेंडरिंग की प्रोसेस थ्रू सिलेक्शन होता है। फिर वेंडर्स एंड सप्लायर्स, अभी वेंडर एंड सप्लायर में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो वेंडर्स एंड सप्लायर्स मतलब आप समझ लो, बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से आप किस कैटेगरी में बैठते हैं। क्या आप कॉन्ट्रैक्टर हो, क्या आप छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर हो, क्या आप खाली सप्लायर हो, या आप वेंडर हो। तो आपको वो पता होना चाहिए किस कैटेगरी में मैं फिट होता हूँ, राइट। तो ये पर्पस क्या है हमारा? जैसे कि मैंने कार का एग्जांपल दिया आपको, पर्पस होता है हमारा कि हमको बेस्ट प्रोफेशनल एट लोएस्ट प्राइस। बेस्ट मतलब कैपेबल ना, जिनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, जिनका गुड एक्सपीरियंस है, ऐसे प्रोफेशनल, लेकिन कम से कम प्राइस में, कम से कम कॉस्ट में, जो मेरे लिए काम करेगा उसको मैं अपॉइंट करूंगा। ये होता है गोल, ये होता है पर्पस डिपार्टमेंट का। तो आपको इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको टेक्निकली भी क्वालिफाई होना है, और आपको कमर्शियली भी, आपको प्रूफ देना है कि आप कमर्शियली भी साउंड हो, है ना, कमर्शियली भी आपकी ताकत है कि आप ये काम कर पाओगे। तो ये प्रूव करने के लिए ही ये सारी प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग होती है। अब किस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं आप? नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, सप्लाई इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं। सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। एसी सप्लाई करना है किसी एग्जिस्टिंग ऑफिस में, तो खाली सप्लाई करके वो डब्बा लाकर रखते नहीं है ना। लाना भी है, सप्लाई भी करना है, और इंस्टॉल भी करना है उसको, उसको रनिंग कंडीशन में लाकर रखना है। कुछ काम रिपेयरिंग मेंटेनेंस के होते हैं, हमेशा कुछ वाटर प्रूफिंग का मेंटेनेंस का काम रहेगा, चाहे कुछ भी होगा, राइट। या और सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन। अभी नए कंस्ट्रक्शन में आपके सामने फोटोज दिख रहे हैं। पहला फोटो है बिल्डिंग का, दूसरा देखिए आप उसके बाजू में, दूसरा है रोड से रिलेटेड है, कोई भी नया प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको ना? और तीसरा है नीचे इंडस्ट्रियल। कोई भी काम हो सकता है, और इन टाइप के कंस्ट्रक्शन है, या तो नया कंस्ट्रक्शन होगा, या एग्जिस्टिंग का रिपेयरिंग मेंटेनेंस का हो सकता है, या फिर खाली सप्लाई, या फिर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन। चाहे कुछ भी हो, आप टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इफ़ यू क्वालिफाई। तो क्या मैं क्वालिफाई होता हूँ, ये स्टडी करना ज़रूरी है, क्या मैं क्वालिफाई होता हूँ। और चाहे मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ, फिर भी क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मुझे ये टेंडर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, है ना, क्या मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखो, पैसा रियल मनी हमारा इन्वेस्ट होता है। आप कॉन्ट्रैक्टर की पोस्ट पर हो, कॉन्ट्रैक्टर के रोल में हो, तो पैसा बहुत इन्वेस्ट होने वाला है। पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, तब जाकर पैसा निकलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बस कुछ भी टेंडर आया तो खाली नाम के लिए कि मैं टेंडरिंग में पार्टिसिपेट किया, मैंने टेंडर भरा, ऐसा नहीं होता है। कैजुअल लोगों को नुकसान ही होता है, जो सीरियसली इंटरेस्टेड है उनको ही काम मिलेगा, और बाकी लोगों का पैसा भी डूब जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वी, हम टेंडरिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो पूरा स्टडी और एनालिसिस करके ही हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, देखो कैसा दिखता है टेंडर डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में, लाइव टेंडर डॉक्यूमेंट हम स्टडी करने वाले हैं हमारे कोर्स। तो देखो, पहले आपके सामने दो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। ये क्या लिखा है? देखो, टेक्निकल बिड है, बोल्ड में लिखा है नीचे। तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट है, किस चीज़ के लिए? आप इसको डिटेल में पढ़ो, इसका नाम क्या है देखो। ऊपर टेंडर नोटिस नंबर दिया है, और सबसे नीचे यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जिन्होंने इस टेंडर को इनवाइट किया है, ये काम उनको करवाना है। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, कंस्ट्रक्शन
ऑफ वेरियस ऑफिस बिल्डिंग, तो ये नया काम हो गया, आपको ये पढ़ के समझेगा। वेरियस ऑफिस बिल्डिंग, स्टोर, गोडाउन, इंटीरियर वर्क्स भी करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंटरनल रोड्स रहेंगे, कुछ लाइटिंग के पोल्स करने पड़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क भी रहेगा। एंड प्लस इसमें रिनोवेशन भी है। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि हमको नया काम होगा या रिपेयर मेंटेनेंस का होगा। तो यहाँ देखो आप, नया काम भी है, नया भी काम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, न्यू स्ट्रक्चर्स एंड इंक्लूडिंग रिनोवेशन। देखो रिनोवेशन। और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखो बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क भी करना है, मतलब रोड से रिलेटेड। अभी ये इंटरनल रोड्स होंगे शायद उनके कैंपस के अंदर। तो रिनोवेशन और रिपेयरिंग, तो ये कंबाइंड मिक्स टाइप का प्रोजेक्ट हो गया। अभी इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें नया कंस्ट्रक्शन भी है, रिनोवेशन एंड रिपेयरिंग भी है, बिल्डिंग्स भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स भी है। राइट। रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, तो कहाँ पर है, लोकेशन आपको समझ रहा है, ये टेंडर डॉक्यूमेंट है, टेंडर नोटिस नंबर दिख रहा है ना। किस डिपार्टमेंट के लिए ये काम है और कौन इनवाइट कर रहा है, देखो एडिशनल चीफ इंजीनियर, राइट, प्रोजेक्ट्स। दूसरा डॉक्यूमेंट आप देखो, ये भी टेंडर डॉक्यूमेंट है। ये भी टेंडर डॉक्यूमेंट है। इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ L2 एंड L3 ट्रॉमा सेंटर, तो ये नया कंस्ट्रक्शन हो गया। और इसमें एडिशनल क्या है, देखो नया कंस्ट्रक्शन भी है और सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन भी है, सेकेंड लाइन में आप देखो। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी है, न्यू कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, राइट। नोटिस नंबर, डेट ना। और ये टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर का ये पार्ट हो गया, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड स्पेशल कंडीशंस, है ना। और ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो। तो ये डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट का ये फ्रंट पेज हो गया, कवर पेज हो गया। इसमें आपको सारी चीज़ें समझती हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, क्या हमको ये काम करना, क्या मुझे इस काम का, यहाँ पर जो मेंशन किया है इस काम का क्या मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस तो कोई आपको चांस नहीं देगा। अभी ये हम महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में अब देखो, पब्लिक वर्क्स मतलब PWD का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसका एक टेंडर का डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, इसका टेंडर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में था, इसके लिए इसको ई टेंडर नोटिस कह रहे हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट मतलब ये टेंडर डॉक्यूमेंट का कवर पेज हो गया। और ये नेम ऑफ वर्क है। नेम ऑफ वर्क है, क्या है इसमें, इसमें अभी देखो खाली न्यू कंस्ट्रक्शन है, इसमें और कुछ काम नहीं है, मतलब रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं है, इसमें खाली नया कंस्ट्रक्शन है। तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। अब यहाँ पर पिछले डॉक्यूमेंट से थोड़ा एडवांस्ड है, यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी दिख रहा है। देखो पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपको क्या दिख रहा है। पार्ट ए में हमको दिख रहा है कि कितना नया काम करना है, तो ये 4 करोड़ 97 लाख ना। और पार्ट बी रॉयल्टी एंड टेस्टिंग चार्जेस, तो ये दोनों पार्ट ऐड करके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई 5 करोड़ 1 लाख 75 हजार, राइट। इसमें अभी EMD, तो हम ये डॉक्यूमेंट में हम ये सारी स्टडी जब करेंगे तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमको पता होनी चाहिए। EMD, तो EMD क्या होती है, क्यों लगती है, क्या पर्पस है, क्या ये रिफंडेबल है, कितनी लगती है। अगर आप यहाँ पर ठीक से ध्यान दोगे आपको क्या पता चलता है, देखो। ये है प्रोजेक्ट कॉस्ट के 0.5%। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 2.5 लाख आपको बोला है EMD भरने के लिए। मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट आप जब भरोगे तो EMD भरनी है आपको, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट के 0.5% होगी। तो यही हमको पता होना चाहिए, ये हमको काम मिलने से पहले टेंडर भरते वक्त ये टेंडर भरते वक्त ये EMD लगेगी आपको, है ना। अंदर अगर हम जाएंगे तो आपको ये दिखता है, देखो इस टेंडर डॉक्यूमेंट में, excuse me, इस टेंडर डॉक्यूमेंट में इसका इंडेक्स आपको दिख रहा है कि इसमें कितने पन्ने हैं। आप देखो टोटल 275 पेजेस है इसमें, 275 पेज का ये टेंडर डॉक्यूमेंट है ना। और बहुत सारी चीजें आप अगर देखोगे, इसमें टेंडर नोटिस आपको मिल गया,
ब्रीफ भी है और डिटेल्ड भी है। फिर एग्रीमेंट, अभी ये B1 टाइप का टेंडर है, तो B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए ना, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, राइट। फिर ये कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल है। और ये स्पेसिफिकेशन दिया है कि आपको फॉर्मवर्क एंड स्टील कैसे लगेगा अगर काम करना है। गारंटी बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड्स हमसे लिखवा लेते हैं। प्राइस वेरिएशन क्लॉज, मतलब अब यार अगर आप इसका ड्यूरेशन देखोगे, अगर मान लो ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, मान लो 24 मंथ्स का प्रोजेक्ट होगा, ये अंदर हम डिटेल में देखेंगे तो पता चलता है क्या ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का। तो 2 साल में हमारी प्राइस तो सेम नहीं रहती है, प्राइस तो बदलेगी हमारी, लेबर एंड मटेरियल की। तो क्या वो हमको देंगे कि नहीं देंगे, कितना देंगे, किस बेसिस पर देंगे, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने ये टेंडर डॉक्यूमेंट भर दिया, अगर आप आज आपने 340 रुपया पर गोनी, पर बैग के हिसाब से अगर आपने आपका कॉस्टिंग निकाला है, और 2 साल के अंदर मतलब अगले साल अगर हो गया 380, तो एडिशनल 40 रुपए पर सीमेंट बैग, ये क्या आपको भरपाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और किस आधार पर मिलेगी, क्या उसका वो रैंडम देंगे या फिर कुछ कैलकुलेशन होगा। तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस वेरिएशन, इस पर आपका बहुत सारा प्रॉफिट लॉस ये डिपेंड रहेगा। तो हमको यही चीज़ें सारी जो है, अभी शेड्यूल ए क्या होता है, ए से लेकर एफ तक शेड्यूल्स होते हैं, देखो यहाँ पर शेड्यूल बी दिया है, सी दिया है, इन चीज़ों का मतलब समझना ज़रूरी है। साइट कंडीशंस, अगर वहाँ पर कुछ गड्ढे हैं, कुछ पानी जमा हुआ है, कुछ एंट्रेंस का प्रॉब्लम है उस साइट पर, तो वो सारी कंडीशंस हमको पता होनी चाहिए, और इसके हिसाब से हमारी कॉस्टिंग हमको निकालना है ना। बैंक गारंटी हमको देना पड़ता है किस फॉर्मेट में, तो वो फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए हैं उन्होंने, और एंड में ड्राइंग्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं एक टेंडर डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें मिलकर एक टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है, जिसको हमको स्टडी करना होता है, और स्टडी करके डिसाइड करना है कि भाई मुझे ये काम क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये काम होगा नहीं होगा। तो यही चीज़ें समझकर फिर टेंडर भरना चाहिए, खाली नाम के लिए अगर आप भरोगे तो नुकसान होगा, राइट। हमको खुद की एलिजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो वो जानकर ही हमको आगे प्रोसीड करना है। तो यही चीज़ें हम हमारे कोर्स में सीखते हैं कि क्या हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है इनिशियली, एक्चुअल तो जो होगा सो होगा, लेकिन शुरुआत में स्टार्ट में तो हमको हमारी कॉस्टिंग निकाल कर कंपेयर करना होता है कि ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट इन्होंने अगर 5 करोड़ दिया है, क्या मैं ये काम 5 करोड़ के अंदर कर सकता हूँ। अगर आप लॉजिकली सोचोगे क्या इस कॉस्ट के अंदर मेरा प्रोजेक्ट होगा, तभी मुझे ये टेंडर भरना चाहिए, वेरी लॉजिकल थिंग। अगर इससे ज़्यादा अगर मुझे मेरी कॉस्टिंग निकल रही है, तो फिर टेंडर डॉक्यूमेंट भरने का क्या मतलब है, नुकसान करने के लिए थोड़ी ना है। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको कुछ प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो ये हमको कॉस्टिंग खुद की निकालती आनी चाहिए, और ये क्या मैं इस कैटेगरी इस कॉस्ट के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊंगा, तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट भरूंगा, तभी मैं टेंडर डॉक्यूमेंट भरूंगा, राइट। तो यही चीज़ें हम सीखते हैं हमारे कोर्स में। और जो आज पार्टिसिपेंट्स है सबके लिए बोल रहा हूँ, ये जो हम मैंने अभी मेंशन किया था कि हम हमारे कोर्स में लाइव टेंडर डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे, तो यही वाला वो टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, पूरा पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड। हर इंपॉर्टेंट क्लॉज को हम पढ़ेंगे, हर चीज़ कैलकुलेट करेंगे, हमारी कॉस्टिंग निकालने के लिए जो जो ज़रूरी है पॉइंट्स वो सारे निकालेंगे, और फिर डिसीजन लेने के लिए हम मतलब वो ट्रायल करेंगे हम कि क्या मुझे ये भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन सबका होता है, एंड हम आगे बढ़ते हैं, चलो। तो टेंडरिंग के मेथड्स भी, अगर आपको, अगर आप में से कोई नया है, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, कुछ लोग नए होंगे, तो ये नए लोगों के लिए थोड़ा बेसिक हमको जानना ज़रूरी होता है कि टेंडरिंग के मेथड्स क्या है। देखो, कंस्ट्रक्शन अगर हमको करना है, तो टेंडरिंग थ्रू करना है, तो टेंडरिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो होता ही है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी होता है। और गवर्नमेंट में अभी एज पर द न्यू रूल्स ई टेंडरिंग थ्रू ही होगा काम, मतलब आपको अभी फिजिकल प्रिंटेड पब्लिश किए हुए टेंडर नहीं मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट के टेंडर सारे ई टेंडरिंग मोड में ही मिलेंगे, जो कंपलसरीली इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होंगे, राइट। प्राइवेट में अभी कुछ इंडस्ट्रीज करती हैं ई टेंडरिंग में, और ज़्यादातर तो ऑफलाइन में ही चलता है।
तो हमको फोकस करना है ई टेंडरिंग पर, वही हम सीखने वाले हैं हमारे कोर्स। तो प्रोसेस जनरल ये होता है कि आप अगर टेंडरर हो, देखो वन, एक, दो, इतने सारे टेंडर्स है, आपको ऑनलाइन दिखेगा जब भी टेंडर ई नोटिस निकलेगा, आप वेबसाइट पर देखोगे और टेंडर डॉक्यूमेंट तैयारी करके आपकी आप भरोगे। सामने डिपार्टमेंट में कोई अथॉरिटी होगी जो चेक करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में सारा चेक करेंगे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अगर टेंडर भर रहे हैं तो इसको क्वालिफाई क्राइटेरिया में स्क्रीनिंग करके फिर कुछ टेंडरर्स को इनवाइट करेंगे बातचीत करने के लिए, जिसका सिलेक्शन होगा बहुत सारे, फिर उसमें से और कम होंगे, फिर किसी एक को, देखो ये सारी प्रोसीजर करके एंड देन किसी एक को वो डिसाइड करेंगे कि हमको इस कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है, तो कोई एक ही सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगी, उनमें से किसी एक को सिलेक्शन होगा, राइट। तो किसी एक को टेंडर अवार्ड होगा, तो टेंडर अवार्ड, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं। ई टेंडरिंग की लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट में हम देखेंगे। तो सर्च करना एक स्किल है, तो हम सर्च कर कैसे करें ये भी सीखने वाले हैं। और उनमें से किस टेंडर को हम भरे अप्रोप्रिएट, मतलब रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट दिख गया उसको हम टेंडर भरेंगे ऐसा नहीं चलता है। अप्रोप्रिएट टेंडर हमको हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, कई सारे चीज़ों पर वो डिपेंड करता है कि हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट टेंडर है उसी को हम भरेंगे। तो सर्चिंग एंड सिलेक्टिंग, फिर डाउनलोडिंग, स्टडिंग द टेंडर डॉक्यूमेंट, उसका एनालिसिस करना, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। बहुत टाइम जाता है टेंडर एनालिसिस में कि भरना चाहिए कि नहीं भरना है, वो डिसीजन होगा। अगर हम एलिजिबल हैं फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा टेक्नो कमर्शियल इवेल्युएशन होगा आपका, तो ये प्रूफ करते आना चाहिए आपको, या फिर आपको खुद को पता होना चाहिए क्या मैं उनके कंडीशंस में फिट हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप भरोगे, आपका ईएमडी वेस्ट होगा, राइट। तो अगर डिसीजन लेना है कि मैं भरूं या ना भरूं, उसके बाद करना है, अगर डिसीजन हो गया, आप क्वालिफाई हो रहे हैं उनके कंडीशंस में, तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा, आपकी खुद की कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। ये जो टेंडर एनालिसिस था ये अलग था, इनके टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, कैसे काम करना है टेंडर के मेथड, ये काम करने के लिए मेथड, आपके लायबिलिटीज क्या होंगी, आपकी जवाबदारी क्या होगी, ये सारी यहाँ देखेंगे। आपकी कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको फिर एक बार रेट एनालिसिस के मेथड से आपको टेंडर की वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी कॉस्टिंग निकल गई, आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया, तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड टूल्स आपको रेडी करने हैं। टूल का एग्जांपल है, आपको डिजिटल सिग्नेचर ही लगेगा क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप टेंडर भरने वाले हैं। तो ये पार्ट, ऑनलाइन भरने वाला पार्ट, विवेक शिंदे सर आपका लेंगे। मैं बैकग्राउंड तैयारी लेने वाला हूँ। फिल इन द टेंडर सबमिटिंग, तो ये लास्ट के जो है ये आपको शिंदे सर सिखाएंगे। ये सारी जवाबदारी, ये सारे स्टेप्स कौन करेगा, आपको करना है। अगर आप टेंडर भरने वाले हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपको ये काम करना है। उसके बाद आपका रोल खत्म हो गया, उसके बाद टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने ये काम निकाला है करने के लिए, वो आपके कंपैरिजन करेंगे, सारे जो टेंडर्स आए हैं, बिड आए हैं, सारों का कंपैरिजन करेंगे, उनमें से बेस्ट 3 टॉप मोस्ट फेवरेबल कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट निकालेंगे, तो हम L1, L2, L3 कहते हैं। उसके बाद आपको निगोशिएशन को बुलाएंगे एंड देन आफ्टर निगोशिएशंस रेट फाइनल करके, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करके आपको अप्रूवल मिलेगा और आपको एओसी, मतलब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किसी एक बंदे को, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को। दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ टेंडरिंग। और ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको कहा कि आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज, अगर आप में से कोई नया है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको सीखनी पड़ती है, किस चीज़ का क्या मतलब है। अभी आप देखो ईएमडी, पीजी का मतलब बैंक गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ अवार्ड, बिल ऑफ क्वांटिटी। अब ये प्री क्वालिफिकेशन में आपको समझता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये प्री क्वालिफिकेशन के लिए कैलकुलेशंस है, उसका लिए फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला हमको समझना है। हम लाइव प्रैक्टिस करके देखेंगे, एक एग्जांपल लेके देखेंगे हमारे कोर्स में। ये इसका इम्पोर्टेंस मैं बताने वाला हूँ, प्री बिड मीटिंग क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, एडवांस आपको मिलने वाला होगा, कितना मिलेगा, किस बेसिस पर मिलेगा, वो कैसे रिकवर होगा, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, ये आपकी जवाबदारी होती है। तो ये सारी चीज़ें देखो, एलडी
ये पेनल्टी है। अगर आपसे कुछ गलती हो गई, ये पेनल्टी होती है ना। तो आई होप जो आप में से सीरियसली इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपको ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपको समझना। मैं मुझसे क्या गलती होगी तो मुझे क्या पेनल्टी गिरेगी। अगर आपने सब चीज़ अच्छी भी कर ली, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई तो डिपार्टमेंट को राइट है। तो ये पेनल्टी कैसे होगा, आपके बिल में से वसूल करेंगे, वो रिकवरी करेंगे, मतलब आपका प्रॉफिट गया हाथ से। प्राइस वेरिएशन एक क्लॉज होता है। B1 B2 टेंडर क्या है वो समझते हैं हम। DSC क्या है। टेक्निकल बिड मतलब अभी ये टू एनवेलप सिस्टम हो गया। तो यही ज़्यादातर चलता है डिपार्टमेंट में। आपकी खुद की बिड कैपेसिटी, ये जो मैंने कहा टेंडर एनालिसिस, में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये हम सीखते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं कि मैं ये भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो ये डिसीजन के लिए काम में आएगा। आपकी बिड कैपेसिटी अगर उनके क्राइटेरिया में बैठ रही है तभी आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। मिलने का चांस है, मिलेगा मतलब मिलने का चांस। कंप्लीशन का मतलब वर्चुअल एक्चुअल क्या होता है, ये बहुत सारी, ये तो बहुत छोटी लिस्ट मैंने आपको बताई। तो ये हमको समझना पड़ेगा, और ये स्टडी करेंगे तब हमको समझता है। राइट, तो यही हमारे कोर्स में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सारी की सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, मतलब जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बेसिक से हम ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होने वाला है ना। तो गोल ऑफ टेंडर एनालिसिस क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या मैं एलिजिबल हूँ। आपको ये पता होना चाहिए क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या केयर लेनी है, क्या सावधानी रखनी है, ताकि मुझे पेनल्टी ना गिरे। है ना, पेनल्टी का मतलब आपके प्रॉफिट से कट होगा ये सारा पैसा। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन आपको पेनल्टी लग गई तो आपका प्रॉफिट खत्म हो गया या कम हो गया। है ना, तो ये सारी गोल्स है हमारे टेंडर एनालिसिस के, जो डिटेल में हम करने वाले हैं। तो हमारा देखो आप क्या है कि ज़रूरत क्या है हमारी, हमारा गोल क्या है, देखो पर्पस क्या है हमारे कोर्स का। कि बहुत सारे लोग हैं हमारे, खास करके महाराष्ट्रियन है, तो गवर्नमेंट के टेंडर्स भरने में पीछे हटते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। इसकी वजह से दूसरे लोग आकर, बाहर से लोग आकर यहाँ के टेंडर्स भरते हैं, काम भी करते हैं, पैसा कमा कर निकल भी जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जवान लोग यूथ और नए लोग जो अगर एलिजिबल भी हैं लेकिन सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गवर्नमेंट के साथ बिजनेस मतलब टेंडर नहीं भर सकते हैं। है ना, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और ये सारी प्रोसेस बहुत आसान है, अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। तो यही हमारा है कि लोग अगर एडवांस लोग अगर कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें ना। तो हमारा यही पर्पज़ है कि हमारे यहाँ के जवान लोगों को, इंजीनियर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो कॉन्फिडेंस हमको भरना है कि आप खुद होकर किसी के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए आप खुद टेंडर भर सके, अपने खुद के कैलकुलेशन करके, खुद मतलब इंडिपेंडेंटली, किसी की मदद ना लेते हुए। तो यही हमारा इस कोर्स का गोल है। यस, ओके। तो दैट कंप्लीट्स माय पार्ट। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट। ओवर टू यू चिदम सर। थैंक यू चेतन सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आई थिंक हमें एक टेंडरिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि क्या डॉक्यूमेंट होता है, कैसे बिड करना चाहिए, क्या क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, वो सब हमें समझा है। अभी हम जानेंगे अबाउट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें ई टेंडरिंग, और जो GEM पोर्टल जो आज बहुत बहुत ट्रेंडिंग में है। तो वो दो चीजों के बारे में अभी हमें शिंदे सर गाइड करेंगे। विवेक शिंदे सर बेसिकली विवेक राज सर्विसेज प्रोपराइटर उनका कंपनी है। और शिंदे सर जेम के लिए पूरे महाराष्ट्र में, अभी रादर पूरे इंडिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जेम में बेसिकली वो बहुत एक्सपर्टीज है। आज अलग अलग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज उनको एज अ स्पीकर, एज अ मेंटर बुलाते हैं। और वो सारे डॉक्टर रेड्डी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जहाँ शिंदे सर जाते हैं, गाइड करते हैं, और कैसे अप्लाई करना है कंपनीज को भी गाइड करते हैं। तो ऐसे अभी मैं शिंदे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें अभी GEM पोर्टल और ई टेंडरिंग के बारे में गाइड किए। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, यस। ओके।
स्क्रीन शेयर हो रहा है सर जी आपको मेरा पूरा? हाँ, यस, स्क्रीन इज विजिबल। ओके ओके सर, थैंक यू। सभी आज जो उद्योग वर्धिनी के वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं ई टेंडर एंड जीएम रिगार्डिंग, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज आप सब लोग यहाँ पर ई टेंडर एंड जीएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो वेबिनार है उस रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए, वो कोर्स कैसा रहेगा, इसके लिए आप सब ज्वाइन हुए हो। मेरा नाम विवेक शिंदे, मैं उद्योग वर्धिनी में एज अ ई टेंडर और जीएम ऑनलाइन फैकल्टी हूँ। लगभग 12 साल से इस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ और जीएम में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो पोर्टल आया हुआ है 2017 से, वहां पर 5 साल से मेरा एक्सपीरियंस है और जीएम में मैं गोल्ड मेडलिस्ट। जो मेरा गोल्ड सर्टिफाइड है, गोल्ड मेडल का जो जीएम एक्सपर्टीज का सर्टिफिकेट है, वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। जो पीके सिंह सर थे, जीएम के सीईओ, इन्होंने दिया हुआ था। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे कि जो हमारा कोर्स रहेगा ई टेंडरिंग एंड जीएम का, उसमें हम ऑनलाइन सेक्शन जो मेरी तरफ दिया हुआ है, तो उसमें क्या देखेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद फैकल्टी का इंफॉर्मेशन, जीएम का बेसिक इंफॉर्मेशन, जीएम में ई टेंडर में सिस्टम सेटअप कैसा रहता है, उसके बाद जीएम के गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, जीएम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, जीएम पर आपको इंडिविजुअल होगा, कंपनी का होगा, प्रोप्राइटर होगा, प्राइवेट लिमिटेड का होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का होगा, एनजीओ का होगा, ट्रस्ट का होगा, वो अकाउंट आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद जीएम का जो क्वेश्चन मनी पेमेंट करना है वो कैसे करोगे। ओईएम क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कैसे रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद रीसेलर क्या है, रीसेलर पैनल कैसे सेट किया जाता है, सेल्फ प्रोडक्ट कैसे अपलोड करोगे आपका आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है। उसके बाद आपका सर्विस कैसे अपलोड करना है, जो भी आपका हाउसकीपिंग का सर्विस रहेगा, हाउस क्लीनिंग का सर्विस रहेगा, सिक्योरिटी मैन पावर का सर्विस रहेगा, एनुअल मेंटेनेंस का सर्विस रहेगा, जो भी सर्विस रिगार्डिंग आपका वर्क होगा या डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट रिगार्डिंग आपका वर्क होगा, उसमें जाके जीएम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको काम कैसे करना है ये। इसके बाद जो भी जीएम पर टेंडर आते हैं, वो टेंडर कैसे सर्च करेंगे, उसका प्रिपरेशन कैसा रहेगा, टाइप्स ऑफ टेंडर्स कैसे रहते हैं, लिमिटेड टेंडर कैसे रहेंगे, ओपन टेंडर कैसे रहेंगे, कस्टम टेंडर्स कैसे रहेंगे, बीओक्यू टेंडर्स कैसे रहेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी में आने वाले नॉर्मल टेंडर कैसे रहेंगे। इसके बाद टेंडरिंग के लिए प्रोडक्ट अपलोड करना है, सर्विस अपलोड करनी है, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेंगे, सर्विस कैसे अपलोड करेंगे, टेंडर का जो पार्टिसिपेट करना है ऑनलाइन कैसे करेंगे, उसमें टेक्निकल और फाइनेंस बिड आता है, टेक्निकल बिड और बीओक्यू जो फाइनेंस बिड रहता है वो ऑनलाइन हम सबमिट कैसे करेंगे। इसके बाद हमारा रोल खत्म हो जाएगा, फिर टेंडर ओपनिंग हो जाएगा। टेंडर ओपनिंग में टेक्निकल क्वालिफाई कैसे होता है, टेक्निकल डिस्क्वालीफाई कैसे होगा। टेक्निकल क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई में वहां पर अगर डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग कुछ क्यूरी आती है तो वो क्यूरी हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद टेंडर अवार्ड होता है, एओसी मिलता है आपको, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उसके बाद इनवॉइस जनरेशन का कैसा प्रोसेस रहेगा, इनवॉइस आपको जो क्रिएट करना है वो ऑनलाइन इनवॉइस आप कैसे क्रिएट करोगे, बिलिंग का प्रोसेस कैसे चलेगा थ्रू जीएम, डिलीवरी के डिटेल्स कैसे आप अपडेट करोगे।
डायरेक्ट ऑर्डर क्या है, अप टू 25,000 रुपए जीएम पर डायरेक्ट ऑर्डर आता है। कंपेयर ऑर्डर करके स्टेट गवर्नमेंट के लिए 3 लाख रुपए, सेंट्रल परचेस प्रेफरेंस के लिए 5 लाख रुपए, 3 कंपनियों को कंपेयर करके डायरेक्ट ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस ऑफ जीएम, के जो जीएम के माइलस्टोन चार्जेस है वो कैसे पे करने हैं। इसके बाद है ईएमडी एंड टेंडर फी, आपको ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कैसे जमा करना है। जो भी टेंडर फी रहेगा, अभी जीएम में तो टेंडर फी नहीं है, बट बाकी अदर जो महा टेंडर का साइट चलता है उसमें टेंडर फी आपको कैसे पे करना है। बैंक गारंटी क्या होता है, बैंक गारंटी आप कैसे दोगे, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। उसके बाद परचेस ऑर्डर क्या रहेंगे, सप्लाई ऑर्डर क्या रहेगा, कार्यारंभ आदेश क्या रहेगा आपका, और बाकी ऑर्डर, इन सब चीजों से जुड़ी हुई जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब हमें देखनी है। इसके बाद सबसे मास्टर पॉइंट है कि जो अभी जीएम के लिए तो नहीं है, बट अगर आप ऑर्डर, लगभग पूरे इंडिया में 263 प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उसमें ये एक पार्ट बहुत जरूरी है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर आपको कैसे निकालना है, उसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, आपका वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कैसे होगा, डिजिटल सिग्नेचर कहां पर यूज होगा, कहां पर नहीं होगा, कौन सा डिजिटल सिग्नेचर निकालना है, कैसे डिजिटल सिग्नेचर निकालना है, ये सब डिटेल्स। इसके बाद जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, सेंट्रल के जीएफआर रहेंगे या टेंडर के जीआर, स्टेट के जीआर रहेंगे, उसका डिटेल्स। जो इंडिया में 2 बिड सिस्टम चलता है, टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड, वो किस बेस पे चलता है, उसका सर्कुलर क्या रहेगा। उसके बाद टेक्निकल बिड्स में क्या डिटेल्स आएंगे, फाइनेंशियल बिड्स में क्या रहेगा, आप फाइनेंस बिड में आपका रेट कैसे कोट कर सकते हो, वो मैन्युअली रहेगा या बीओक्यू एक्सेल शीट में रहेगा, उसका सब डिटेल्स। इसके बाद टेंडर का बेसिक इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ टेंडर, ई टेंडर, ऑनलाइन टेंडर एंड फिजिकल टेंडर। डिजिटल सिग्नेचर क्या रहेगा, आप सिस्टम सेटअप, आपको अगर टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिस्टम सेटअप करना जरूरी है, तो वो सिस्टम सेटअप आप कैसे करोगे। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे टेंडर पोर्टल पे या जीएम पोर्टल पे, टेंडर का ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे रहेगा कि आप टेंडर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। उसके बाद टेंडर ओपनिंग होता है, टेक्निकल ओपनिंग कैसे रहेगा प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे, जीएम पोर्टल पे। उसके बाद अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड बैंक गारंटी कैसे रहेगी। जो स्टेट का वेब पोर्टल है महा टेंडर, हम इसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं कि महा टेंडर पर जैसे जीएम पर वर्किंग होता है, जीएम तो 2017 से आया है, बट 2011 से 9-10 से महा टेंडर पे काम चालू है, तो वो कैसे काम करेगा। प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो टेंडर महाराष्ट्र का है या अदर स्टेट का टेंडर का पोर्टल रहेगा, वो कैसे काम करेंगे। इसके बाद डीजीएसएनडी क्या है, डीजीएसएनडी क्या काम करता है, डीजीएसएनडी का रोल क्या रहता है, सप्लाई और मटेरियल या सर्विस रिगार्डिंग। बाद ये सारे जो डिटेल्स है, मतलब ये हर एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का, जो मैंने आपको बताया कि 263 प्रोक्योरमेंट पोर्टल पूरे इंडिया में है, उसका जो मास्टर है उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और आपके सामने है। तो यहाँ पर ये सब प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, उसका सिस्टम सेटअप करना पड़ता था, सिस्टम सेटअप के बाद आपको उसका डीएससी रजिस्टर करना पड़ता था। ये बहुत सारी लंबी पोजीशन थी और बहुत सारी लंबी प्रोसीजर थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक देश एक प्रोक्योरमेंट और जीएम लेके आ गए, और जीएम ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म में है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये 2017 से जीएम का पोर्टल पूरे इंडिया में स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छे वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर, ट्रेडर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये गैजेट है, जब जीएम आया था तो उसका गैजेट आया था, वो आपके सामने है गैजेट।
2017 से आप GFR साइट पे जाके भी देख सकते हैं, ये गैजेट वहां पर अवेलेबल है। इसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है, जो रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का 24 अगस्त 2017 का सर्कुलर है कि आप सब लोगों को GM पर आना कंपलसरी है। जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो परचेस करेंगे तो GM से ही करेंगे, और जो भी वेंडर्स है जो सेल करेंगे वो भी GM से करेंगे। उसका जो भी डेफिनेशन है वो सब इस ऑर्डर में दिया हुआ है। ये GM का 2-3 दिन का स्टेटस है। लगभग 32 लाख 32 लाख 33 लाख प्रोडक्ट GM पर रजिस्टर हुए हैं। 394.048 मीन से बिलियन डॉलर में हो गए। तो ये वैल्यू, करोड़ की वैल्यू GM में सेल और परचेसिंग की हो चुकी है। उसके बाद सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, आपके और मेरे जैसे जो भी GM में काम करते हैं, जो भी सेलर सर्विस प्रोवाइडर है, वो 60 लाख से ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं आज तक पूरे इंडिया में से। इसके बाद ये 6 बिम्स है कि उसके ऊपर GM का काम चलता है। स्टेक होल्डर से ये GM के ये पूरा सिस्टम है एक, जिसे GM चलाता है। ये सिस्टम कैसे चलता है, क्या वर्किंग करता है, और सेलर साइड से जो हम है कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल्स करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये सब डिटेल्स हम यहाँ पर देखें। फुटप्रिंट से पूरे इंडिया के जो भी डिटेल्स फुटप्रिंट से यहाँ पर राइट साइड में बैंक से, मेरे राइट साइड में बैंक से, लेफ्ट साइड में फुटप्रिंट से, कि जो आपको हेल्प करते हैं GM वर्किंग रिगार्डिंग। ये लास्ट करंट ईयर का GM का टर्नओवर है। अगर आप GM में आते हो तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। GM बिजनेस का ग्रो हो जाएगा। आप एक बार GM में आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से कहां पर भी आप मटेरियल सेल आउट कर सकते हो। पूरे इंडिया में ये मटेरियल GM से जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल करते हैं। यहाँ पर आपको GM में एडवांस में क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वन स्टॉप शॉप पर बिडिंग्स, जो प्राइस रहता है वो कम ज्यादा होता है तो डायनेमिक प्राइसिंग है। यहाँ पर स्टार वेंडर रेटिंग सिस्टम है, आप न्यू प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो GM में। सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड है, न्यूज एंड इवेंट सेक्शंस है, और जो भी न्यू प्रोडक्ट रजिस्टर हुआ है GM में उसका डिटेल्स है। तो ये की एडवांटेज है कि आप अगर GM में रजिस्टर होके गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना चाह रहे हो तो ये सब आपको मिलेगा। इसके बाद जो बायर साइड से परचेसिंग होती है और सेलर साइड से सेल होता है, उसका जो सर्कुलर है वो कैसे है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर देंगे। और हम जो साइड देखने वाले हैं, हम जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो बेसिकली सेलर साइड से है। हम सब प्रोसीजर है वो सेलर साइड से समझने वाले हैं। इसके बाद आपको GM में एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, तो आप अपना टर्नओवर ग्रो कर सकते हो। आपको GM एक क्वालिटी का टेस्टिंग सर्टिफिकेट देता है। आप जब OEM सेट हो जाते हो, मैन्युफैक्चरर सेट हो जाते हो, तो QCI की तरफ से आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट का, आपके क्वालिटी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद इंडियन पोस्ट में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद आप आपका बिजनेस पूरे इंडिया में एक्सप्लोर कर सकते हो। और लास्ट में जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके लिए GM सहाय का एक ऑप्शन है कि GM हेल्प करता है आपको एज अ फाइनेंशियल। तो ये सब GM के बेनिफिट्स है कि GM वेंडर्स के लिए ये सब काम करता है। इसके बाद सबको क्वेश्चन एक आता है कि मेरा फर्म इसमें रजिस्टर हो सकता है या नहीं। आपके सामने जो भी लिस्ट दी हुई है मैंने, वो सब टाइप्स के फर्म यहाँ पर GM में रजिस्टर हो सकते हैं। बस एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, जो फ्रेशर है अभी वो सोचेंगे सर ये तो सब आपने बिजनेस के लिए बताया, बट हम तो फ्रेशर है,
हम तो स्टूडेंट है, हमारा तो अभी सिविल हुआ है, या हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं करंटली, बस हम सीखेंगे तो हमारे लिए क्या है। तो उनके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जीएम में ओपन हो जाती है। आप सेल्फ बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कंसल्टेंसी सर्विस भी कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अच्छे सैलरी पे जॉब कर सकते हो, आप रजिस्टर इंजीनियर बन के जीएम में काम कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब जो भी महिलाएं रहती है, उनके लिए ये दिक्कत रहती है कि परिवार भी संभालना है और काम भी करना है, तो वो बेसिकली पार्ट टाइम जॉब करके टेंडर सबमिशन का काम कर सकती है। और ऑल टाइप्स ऑफ टेंडर कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि जो जीएम कंसल्टेंट है वो जीएम के कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। एक थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए मोटिवेशन, कि सब बोलते हैं कि सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है, मेरा तो सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं है, मैं इस बिजनेस में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो ये आप सब लोगों के लिए, जब मैं नासिक में आया 2009-10 में, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया था। उसके बाद 2016-17 में जिस कंपनी में मैंने रिजाइन किया, वो कंपनी में मैं जिस कंपनी में मैं स्टार्ट हुआ था सिक्योरिटी गार्ड से, वही कंपनी में जब मैंने रिजाइन किया, तो मेरा जो पोस्ट था वो था एज अ सीनियर टेंडर मैनेजर, और मुझे 65,000 इन हैंड सैलरी था। उसे छोड़ के मैंने जो विवेकरा सर्विसेज मेरा फर्म है, कि जो बेसिकली जीएम कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग में सपोर्ट करता है, वो स्टार्ट किया, और आप सब लोगों को हेल्प करने के लिए उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़ गया। और आज बहुत सारे वेंडर से, या जो फ्रेशर स्टूडेंट है, उन सबको हमने कॉन्ट्रैक्ट लाइन में लेके आए हैं, और आज वो बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर लाइन में काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का या इंडिया का, भारत का अगर मोटो देखोगे अभी करंटली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं काम करने के लिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आपको जल्दी हो सके, उतना ज्यादा से ज्यादा इस लाइन को सके और यहाँ पर काम करना है। गवर्नमेंट का जॉब आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एक बार प्रॉपरली ग्रिप कर लिया, डिपार्टमेंट के साथ अगर आप प्रॉपरली सेट हो गए, तो आप काम करोगे। और एक बार आपका क्वालिटी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के समझ में आ गया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप आगे बढ़ते जाओगे, ये मेरा वादा है। तो आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग ये जो डिटेल्स है उस पे टोटली गौर करिए, और क्लास में जो भी सेशन होने वाला है उसमें ज्वाइन कीजिए। आप सभी ने मुझे 10 मिनट 15 मिनट सुना, उस सभी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड श्रीराम सर से मैं विनती करता हूँ कि आगे का डिसीजन और आगे का जो भी वर्किंग है वो सर आपको सबको बताएंगे। थैंक यू शिंदे सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आई थिंक बेसिकली शिंदे सर का ही जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। तो बहुत अच्छा तरक्की किया है, और जेम बेसिकली जो सेक्टर है बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर है, और बहुत लोगों को इसमें जो जितना जल्दी ये सेक्टर का नॉलेज लेंगे और जेम में अप्लाई करेंगे, तो उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस है आप सब चैट बॉक्स पे डालिए। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक डिटेल्ड कोर्स होता है जो 18 डेज का है, 18 लाइव सेशंस हमारे होता है, जिसमें हम टेंडरिंग, ई टेंडरिंग और जीएम पोर्टल ये पूरा डिटेल में गाइड करते हैं। लाइव सेशंस होते हैं 18 लाइव सेशंस, और डेली 1.5 आवर्स के हमारा एक कोर्स होता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से, 4 तारीख से, 4 अक्टूबर से, और बिफोर दिवाली इट विल बी कंप्लीटेड। आपको पूरा ये चीज में गाइडेंस मिलेगा। और ऑफ कोर्स दिवाली के बाद बहुत सारे नए टेंडर्स आते हैं, तो इसीलिए हमने ये कोर्स अभी ये पीरियड में हम कंडक्ट करते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इमीडिएटली वो नए नए जो टेंडर्स आते हैं और जो जेम के पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस आते हैं वो उसको अप्लाई कर सके। सो आपके जो भी क्वेश्चंस है हम वन बाय वन कवर करेंगे। ये कोर्स 18 डेज का है और इसका फीस 4,800 ही है।
जिसमें हम ये जेम पोर्टल, ई टेंडरिंग और टेंडरिंग पूरा हम आपको टेक्निकली और रेट एनालिसिस पूरा हम टेक्निकली समझाएंगे. सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस वन बाय वन. सो ऐसा है कि सर कंस्ट्रक्शन जेम पोर्टल पे अवेलेबल है क्या? सर जी, जो मास्टरली कंस्ट्रक्शन है, जैसे समृद्धि महामार्ग बन गया अभी, उसके बाद जो बड़े बड़े हाईवेज के या रोडवेज के प्रोजेक्ट है, उसका गाइडलाइंस और स्पेसिफिकेशन अभी तक नहीं आया है जीएम पर. बट जो छोटे मोटे है, जैसे बिल्डिंग बनाना है, कोई स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, कोई रिनोवेशन वर्क है, ऐसा जो वर्क है जो अप टू 1 करोड़ तक आता है, वो जीएम पर अवेलेबल है. बट बड़े बड़े जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स है, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं सर जीएम पे. करेक्ट, करेक्ट. यस, तो वो ई टेंडर के द्वारा वो समझ पाएंगे, बराबर? यस यस सर. तो वो ई टेंडरिंग में हमारा कवर होने वाला है पार्ट, वो ई टेंडर पे रहते हैं सब. करेक्ट. यस, चेतन सर, यू हैव एनी आंसर ऑन? नहीं, जेम जेम पोर्टल में विवेक सर इज एक्सपर्ट, करेक्ट. सो करेक्ट. और सर जेम पोर्टल हर स्टेट में है? यस, 100% सर. हर पूरे इंडिया में जीएम पोर्टल पे काम चल रहा है. ओके. तो कोई भी स्टेट से हो, आपको जेम पोर्टल पे एप्लीकेशन कर सकते हो, बराबर? यस सर जी. राइट, राइट. ओके. अगला क्वेश्चन है, ये सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए क्या? सो बेसिकली जो टेंडरिंग वाला पार्ट है वो ज्यादातर हमारा सिविल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है. बट जो ई टेंडरिंग और जो जेम पोर्टल है, इट इज ओपन टू ऑल द सेगमेंट्स. तो आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, आप अगर आपका जेम, तो आप जेम पोर्टल पे लिस्टिंग कर सकते हो. तो जिनको सिर्फ वो जेम पोर्टल का लिस्ट कोर्स समझ, उसको ही वही सीखना है, तो आप सेपरेटली शॉर्टेड जो 1 वीक का जो प्रोग्राम है उसको रजिस्टर कर सकते हो. विच इज ओपन फॉर एवरीवन. बट अगर आपको टेंडरिंग और डेटा एनालिसिस समझना है, तो वो ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ही वो अवेलेबल है. सर एमबीए स्टूडेंट के लिए जेम पोर्टल कर सकते हैं क्या? श्रीराम सर, मैं एक, यस. सॉरी टू इंटरप्ट, या. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि चाहे हम अभी, मैंने अभी बताया था कि हम एक कंस्ट्रक्शन का टेंडर डॉक्यूमेंट स्टडी करने वाले हैं. तो मेरा ये कहना है, मेरा ये ओपिनियन है कि चाहे हम कंस्ट्रक्शन वाला एक एग्जांपल ले लें, लेकिन चाहे किसी भी फील्ड का टेंडर हो, लेकिन उसको स्टडी करना जो ज़रूरी पार्ट होता है. और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो चाहे चेंज नहीं होंगे, चाहे किसी भी फील्ड के लिए हो. तो मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्शन सिविल फील्ड से भी नहीं है, तो उसके लिए भी ये हमारा कोर्स फायदेमंद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है. तो क्योंकि कंडीशन, कोई भी टेंडर, वही मैंने कहा था कि डायरेक्टली हम बस देख लिया और भर दिया टेंडर, ऐसा नहीं होता, उसके टर्म्स एंड कंडीशन समझना जरूरी होता है. सो ऑनलाइन टेंडर भरना ये तो बात की बात हो गई, लेकिन हम क्या हम एलिजिबल है, तो ये कंडीशंस समझना जरूरी है, हमारी कॉस्टिंग निकालना जरूरी है. तो रूल्स एंड प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, डायरेक्टली तो हम नहीं भरना चाहेंगे. तो ये मुझे लगता है कि ये किसी भी फील्ड के लिए काम नहीं आएगा, चाहे वो सिविल इंजीनियर, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो ना हो, ऐसा मुझे लगता है. प्रोसेस समझना जरूरी है, बैकग्राउंड. करेक्ट, करेक्ट. यस. थैंक यू सर. अगला क्वेश्चन है कि उद्योग वर्धिनी कैसे सपोर्ट करेगा. तो बेसिकली कोर्स के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो आपको वो ग्रुप पे हमेशा सपोर्ट प्रोवाइडेड रहेगा. बट अलोंग विद इट, हमारे जो मेंटर्स है, शिंदे सर या चेतन सर, उनका गवर्नमेंट से काफी फ्रिक्वेंटली डिस्कशंस होते रहता है. सो दे ऑलवेज, जितने भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, न्यू टेंडर्स आते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन होता है, उसका नोटिफिकेशन मिलता है. तो ये सब आपको सपोर्ट मिलेगा. जस्ट नॉट लिमिटेड कि आपको कोर्स हो गया एंड आपका सिर्फ लर्निंग नहीं, बट हमारा यही है कि आपका इंटेंशन कि आपका बिजनेस बढ़े और आपको एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले. तो वो सब आपको ये कोर्स के बाद हम प्रोवाइड करते हैं. शिंदे सर का स्पेसिफिकली इसमें बहुत ज्यादा नेटवर्क है और उनको फ्रीक्वेंटली बहुत सारे टेंडर्स आते हैं. तो दे, ऑफ कोर्स, हमारे सारे ग्रुप्स पे सबसे पहले नोटिफिकेशन वो सबका आता है, तो आपको वो प्रोवाइड सपोर्ट मिलेगा. अगला है कि सर कैन वी वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन जेम और एंड टेंडर वर्क, मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हैं? यस. एनीवन कैन गाइड.
शिंदे सर एज अ कॉन्ट्रैक्टर जेम पोर्टल पे रजिस्टर सर कर सकते हैं। क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, वापस एक बार क्वेश्चन बोलिए। एज अ कॉन्ट्रैक्टर जेम पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं ना, मतलब काम मिला सकते हैं ना। यस 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 सर जी, वो कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हो सर जी रजिस्टर आप, नो प्रॉब्लम। राइट। और सर कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग में है तो वो उन्होंने क्या करना चाहिए, उनका प्रोसेस क्या होता है? अगर वो जीएम पे काम करना चाहते हैं तो बेसिकली उनको सबसे पहले जीएम पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उनको ओईएम पैनल सेट करना पड़ेगा। ओईएम पैनल सेट करने के बाद उनको अपने सेल्फ प्रोडक्ट अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो हमारा सर जीएम रिगार्डिंग कोर्स होने वाला है जो आप बोल रहे हो ना, उसमें ये सब कवर करने वाले हैं हम। कहीं जो भी फर्नीचर है या मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है या सर्विस प्रोवाइडर है, वो जीएम में कैसे काम करेंगे। ओके ओके। एंड ऑफ कोर्स उनको टेंडर डॉक्यूमेंट भी कैसे बनाना है वो भी हम टेंडरिंग में समझ में, राइट। यस टेंडर अपलोड करते जेम भरून करते, टेंडर अपलोड करते आता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है। और जेम पोर्टल से हमें खरीदी कर सकते हैं बेसिकली, हम कुछ एज ए इंडिविजुअल खरीदी नहीं कर सकते, वो सिर्फ गवर्नमेंट का है, बराबर। यस सर जी, जो है ना मतलब हम सब जो वेंडर्स है या सर्विस प्रोवाइडर है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, ये सेलर साइड से आते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बाय करती है वो बायर साइड से आते हैं। तो हम वहां से परचेस नहीं कर सकते, हमें बस गवर्नमेंट को सेल करना है। और जो परचेस करने वाले हैं वो सब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के ऑफिसर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक है वो या हमारे जैसे है, वो परचेस नहीं करेगी, बस सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट। और जो बाय करेंगे या टेंडर करेंगे वो गवर्नमेंट साइड से होगा। ओके। अगला है कि सर टेंडर अगर शुरुआत से स्क्रैच से काम करना है टेंडर में, टेंडरिंग में, तो जिला परिषद और उससे काम लेना चाहिए या पीएसयू से लेना चाहिए? सर जी, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है, टर्नओवर कैसा है कंपनी का, या फ्रेशर कंपनी है, आपको कैपेबल वर्किंग कितना है, कैपिटल वर्किंग कितना है, एएमडी टेंडर फी जो रहेगा वो आप भर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर क्या है, इसके ऊपर है सर। ये मतलब जो क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर होगा। और मतलब जैसे जेडपी का है या पीडब्ल्यूडी का है या पब्लिक सेक्टर यूनिट का है, 2 करोड़ का काम आ गया और उसके लिए पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और वो अगर आप फ्रेशर हो तो वो आप काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको स्टार्टअप में 2 लाख रुपए से काम उठाना पड़ेगा। कि 2 लाख रुपए के लिए टर्नओवर भी कम मांगेंगे या फ्रेशर को भी चांस देंगे। आपका अगर सुबह में रजिस्टर है अनएम्प्लॉय इंजीनियर में तो उसको भी चांस देंगे। तो पहले 2 लाख का उठाइए, फिर 4 लाख का उठाइए, फिर 8 लाख का, फिर 16 लाख का, फिर 32 लाख का, ऐसे करते आप करोड़ तक जाओगे। बट आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, आप कैसे काम कर रहे हो, इसके ऊपर है रहेगा कि आप फ्यूचर में कैसे काम करोगे या कौन सा काम डिपार्टमेंट से उठाओगे। आप कौन से भी पूरे इंडिया में से काम उठा सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, यस यस, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर तो क्वेश्चन है टेक्निकल टेंडर के बारे में, जेम पोर्टल के बारे में आप पूछ सकते हो। इन द मीनवाइल मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो टेंडरिंग और डेटा एनालिसिस का कोर्स है, ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है और हमारा इसका जो न्यू बैच है वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। हम ये 18 डेज के वर्कशॉप में, कोर्स में बेसिकली हम आपको सारी चीजें गाइड करेंगे, जेम पोर्टल के बारे में, टेंडरिंग के बारे में। और ये लाइव सेशंस होने वाला है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको अगर करना है तो आपको लिंक मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। और आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जूम लिंक आएगा, वो जूम लिंक के द्वारा आप ये कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड करेंगे जो सिर्फ कोर्स के जो पार्टिसिपेंट है उनका ही। तो आप कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, रायगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, कोई भी स्टेट से हो, आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे कोर्स में पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं और बेसिकली एक कोर्स के वजह से आपका एक पूरे इंडिया का पैन इंडिया नेटवर्क बन जाता है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है। टेंडरिंग हम कवर करते हैं, टेंडरिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम कवर करते हैं, कैसे टेंडर भरना है, परसेंटेज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आइटम रेट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, फिर रेट एनालिसिस कैसे करना है ये भी हम सिखाते हैं।
और फिर उसके बाद बेसिकली हम आपको ई टेंडरिंग के बारे में गाइड करते हैं कि ई टेंडर कैसे भरना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ईएमडी मनी है, टेंडर सर्चिंग प्रोसेस है, वो हम गाइड करेंगे। और फिर उसके बाद हम आपको जेम पोर्टल के बारे में गाइड करेंगे। तो जेम पोर्टल आप कैसे यूज करना है, उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें हम आपको 18 सेशंस में हम कवर करते हैं। ये वन ऑफ द ओनली कोर्स है जिसमें हम आपको पूरा सिखाते हैं, राइट फ्रॉम टेंडर लेने से जेम पोर्टल पे और ई टेंडर पे भरने की कैसे भरना है। तो इसकी वजह से आपका जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन से रेट पे अप्लाई करना है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आपके एकदम सही होते हैं और आपका जो बिडिंग प्रोसेस है वो भी सही होता है। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जिन लोगों ने कोर्स किया है, आज वो लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलवा रहे हैं। हमारे लास्ट वेबिनार में उन लोगों ने, हमारे पास पार्टिसिपेंट ने फीडबैक भी दिया था लाइव कि उनको ये कोर्स के बाद कैसे 34 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ये सारी चीजें हम आपको एक कोर्स के में डिटेल में गाइड करते हैं। तो वो आप जरूर ये कोर्स के बाद आपको ये सब चीजें गाइडेंस आप एक बार देख लीजिए। एंड एनी अदर क्वेश्चंस अगर आपको कोई है तो हम आखिरी के 5 मिनट हम विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस। जिन लोगों को कोर्स करना है आप ले सकते हो। ये कोर्स अलग अलग लैंग्वेज में होगा, बेसिकली हिंदी में होगा, और अगर इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल इन मराठी देन मराठी में होगा, बट प्राइमरीली वो हिंदी में होगा। व्यूअर लिमिट ये कोर्स में 30 पार्टिसिपेंट्स ही है, तो बेसिकली 30 पार्टिसिपेंट्स तक ये कोर्स सीमित है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आपकी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। यस, सो 18 लाइव सेशंस है। कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको कोर्स मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आपको एक कोर्स सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं ये कोर्स के बाद। और ड्यूरिंग द कोर्स आपका अगर लाइव सेशन ना कोई मिस होता है तो आपके सारे सेशंस का आपको रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। कोर्स की फीस 4800 है। सर, इलेक्ट्रिकल चार्जर्स व्हीकल के रिगार्डिंग भी टेंडर्स अवेलेबल होते हैं क्या? यस सर जी, 100% है। आज भी लाइव टेंडर चालू है सर, आज ही मैंने देखा। अच्छा अच्छा, ओके, तो करेक्ट। सो यस, आपको बेसिकली कोर्स में आपको पोर्टल्स भी दिखाए जाएंगे और कैसे अप्लाई करना है, कैसे न्यू टेंडर्स आते हैं, वो सारा एक कोर्स में आपको जानकारी मिलेगा। Okay, so I think we have covered all the questions. So thank you our audience for joining us live. Thank you Shinde sir and Bhadange sir for wonderful guidance, and all the audience for wonderful questions. So thank you, and आज हम आज का वेबिनार यही रोकते हैं। जिन लोगों ने आज का वेबिनार मिस किया है तो डेफिनेटली आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए उद्योग वर्धिनी का, जहाँ पे आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। और हमारा जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, आपको ऑलरेडी मैंने भेज दिया है चैट बॉक्स पे, तो वो लिंक पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो न्यू बैच हमारा 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी Thank मच, you. थैंक यू।